हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस चैनल पर जीएस की क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही हैं। तो जो बच्चे रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर रीजनिंग भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए, तो जीएस की क्लासों में आज हमारी जो क्लास है वो हमारी है पॉलिटी क्लास है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था हम देख रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, और इस भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है डीपीएसपी का। डीपीएसपी हम देख रहे हैं, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हम देख रहे हैं। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को हमने जो है 3 भागों में बांटा था, आपके समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत पर। तो हमने समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांतों पर हमने चर्चा कर ली है। आज जो हमें देखना है वो हमारे हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत, इन पर हमें चर्चा करनी है। समाजवादी सिद्धांत हमने देखे थे, गांधीवादी सिद्धांत भी देख लिए थे। आज हम शुरुआत कर देंगे उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, ये ऐसे सिद्धांत है जो उदार दायित्व विचारधारा से संबंधित रखते हैं, उत्तरदायित्व जो रखते हैं। ठीक है, तो उदारवादी विचारों पर आधारित ये सिद्धांत है हमारे, उन सिद्धांतों पर हमें चर्चा करनी है। तो याद रखिएगा, हमने जो है कंप्लीट पूरा देखा है, समाजवादी सिद्धांतों को पूरा कंप्लीट पढ़ा है, गांधीवादी सिद्धांतों को भी कंप्लीट पढ़ा है, और उदार बौद्धिक सिद्धांतों को भी हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पहला इसमें आर्टिकल है वो देखते हैं, अनुच्छेद 44। जो पहला आर्टिकल है उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित हमारा अनुच्छेद 44। और अनुच्छेद 44 हमारा क्या कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए हमारी एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता। ठीक है, इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 44 में कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म जो यूसीसी है हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा होना चाहिए पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए। इसका मतलब यह है कि सभी नागरिकों के लिए सभी एक समान कानून जो है रहने चाहिए। यह हमारा अनुच्छेद 44 में कहा गया है। यह उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत हमारा पहला आर्टिकल है। चलिए, तो याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बारे में देखिए, सरकार बातचीत कर रही है। आपकी फिलहाल वर्तमान की जो सरकार है वो यूसीसी लागू की बातचीत की गई है, और यूसीसी लागू करने वाला जो आपका पहला स्टेट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, करंट अफेयर की घटना है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य। ठीक है, पहला राज्य, तो पहला राज्य हमारा कौन है? उत्तराखंड। ये करंट अफेयर की घटना है, हाल फिलहाल की घटना है, उत्तराखंड है। याद रखिएगा कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। और सभी लोग मुझे उत्तराखंड की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 44 और यूसीसी के बारे में। चलिए, अगला आर्टिकल हम देखेंगे, अनुच्छेद 45। ठीक है, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 45। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 हमारा क्या कहता है कि अब देखिए, पहले इसमें अनुच्छेद 45 में ही परिवर्तन किया गया है। हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी उदार बौद्धिक सिद्धांत के बाद। जिन आर्टिकलों पर संशोधन किया गया है उन आर्टिकलों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अनुच्छेद 45 की परिभाषा क्या है कि सभी बालकों को सभी बालकों को
0 से 6 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा, राज्य करेगा। ये याद रखिएगा कि अनुच्छेद 45 की परिभाषा अभी वर्तमान में ये है, लेकिन पहले की परिभाषा इसलिए क्या थी, संशोधन होने से पहले। इसके लिए हमारा एक संशोधन है 86वां संविधान संशोधन, अभी हम चर्चा करेंगे 86वें संविधान संशोधन की। तो पहले क्या था कि सभी बालकों को 0 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में जो इसकी परिभाषा है, जो इसकी बातें हैं, वो है 0 से 6 वर्ष तक। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 45 में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 48। अगला जो उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर हमारा आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 48 है। और अनुच्छेद 48 हमारा क्या कहता है कि कृषि और पशुपालन को, कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक पद्धति बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखिए वैज्ञानिक पद्धति को, कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक पद्धति से बढ़ावा देना या अपनाना, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, कि जो हमारी कृषि है और हमारा पशुपालन है, इनमें आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणाली को क्या करना, शामिल करना, ये हमारा अनुच्छेद 48 में कहा गया है। कि जो हमारी कृषि है तो आधुनिक तरीके से कृषि की जाए, यानी कृषि यंत्रों का, वैज्ञानिक पद्धति का, इन सभी का जो है प्रयोग किया जाए। इसी तरह पशुपालन है कि जो पुराने समय से जो पशुपालन हो उसमें थोड़ा सा आधुनिकता और वैज्ञानिक प्रणाली को जो है अपनाना। ठीक है, तो जैसे पशुपालन है तो पशुपालन में नई जो आपकी उसमें उन्नत जो पशुपालन है वो किया जाता है। कुछ नए तरीके से कृषि यंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है, यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पुराने समय में जो कृषि होती थी कि पुराने तरीके से आपकी कृषि जैसे कि हल और बैल से होते थे, उनमें जो है अब जो है कृषि यंत्रों को बढ़ावा देना, उन्नत किस्म के बीज का, सिंचाई का, इन सब की व्यवस्था जो है राज्य करेगा कि कृषि और पशुपालन में आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणाली को क्या करेगा, शामिल करेगा। तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने। तो बच्चों देखिए पढ़ते चलिएगा, कंटिन्यूअस थोड़ा सा पढ़ाई रखिएगा। और जो चीज आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और एक चीज याद रखिए, कंटिन्यूअस आपको देखिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस पढ़ाई करिए, थोड़ा सा रेगुलरिटी दिखाइए, अनुशासन दिखाइए, और आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जीवन में ये चीज याद रखिएगा कि अनुशासन और धैर्य बहुत जरूरी है, तभी हमें जाके कुछ मिलता है। चलिए अगला आर्टिकल देखेंगे, अनुच्छेद 48A, उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर अगला जो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 48 का ए, ये हमारा अनुच्छेद 48 का ए है। और क्या कहता है अनुच्छेद 48 का ए कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, ठीक है, वन तथा वन्य जीवों की, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, वन जीवों की रक्षा करना, ये हमारा शामिल है अनुच्छेद 48
ए में। यहां पर देखिए इन्वायरमेंट की भी चर्चा की, यानी पर्यावरण से संबंधित कि ये पर्यावरण का संरक्षण भी करना है और संवर्धन भी करना है, यानी पर्यावरण को बचाना भी और उसको साथ ही साथ बढ़ावा भी देना है, ये राज्य का कर्तव्य होगा। साथ ही साथ वन यानी जंगल, जो वन है हमारे, साथ ही साथ वन में रहने वाले जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, इनकी क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, ये भी राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। ये जो है हमारा शामिल किया गया है अनुच्छेद 48 के ए में शामिल किया गया है। चलिए आगे बातचीत करेंगे अगले आर्टिकल की। तो अनुच्छेद 49, अगला आर्टिकल हमारा कौन सा, अनुच्छेद 49 49। तो अनुच्छेद 49 हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व वाले जो स्मारक हैं, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक तथा वस्तु को, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व वाले जो स्मारक तथा, तो राष्ट्रीय महत्व वाले देखिए स्मारक क्या हो जाएंगे, जैसे ताजमहल है, ये राष्ट्रीय महत्व का है, लाल किला हो गए, जो भी राष्ट्रीय महत्व के हमारे स्मारक हैं और जो वस्तुएं हैं, इनका देखिए क्या किया जाएगा, संरक्षण कौन करेगा, राज्य करेगा। तो राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक तथा वस्तुओं का संरक्षण राज्य करेगा, ये कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 49 में कि जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक हैं या वस्तुएं हैं, उन सभी का संरक्षण कौन करेगा, राज्य करेगा। तो राष्ट्रीय महत्व वाले बहुत सारे आपके स्मारक हैं, बहुत सारी आपकी वस्तुएं हैं, जैसे हम राष्ट्रीय महत्व में ताजमहल हमने बात की, अभी हमने आगरा का किला जो है, सॉरी दिल्ली का लाल किला हो गया, तो बहुत सारे किले हो गए, कुछ वस्तु हो हैं जो आपके राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हैं, उन सभी का संरक्षण की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। ये कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 49 में कहा गया है। ठीक है, अगला अनुच्छेद 50, अगला है हमारा अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50 यानी 50। तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में, राज्य की लोक सेवाओं में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, कार्यपालिका से पृथक करना, ये कहा गया है अनुच्छेद 50 में। तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है आपका कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, ये हमें कहां देखने को मिलता है, अनुच्छेद 50 में। इसके शब्दों का एक अर्थ ये भी निकल के सामने आता है कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के मध्य शक्ति विभाजन। ठीक है, शक्ति विभाजन ये हमें कहां देखने को मिलता है, तो ये अनुच्छेद 50 में हमें देखने को मिलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करना, पृथक करना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। और याद करने का तरीका भी है कि 50-50 यानी विभाजन कुल मिला के हुआ है शक्तियों के बीच, किसके, न्यायपालिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका यानी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, और कार्यपालिका यानी हमारी जो सरकार है, इनके बीच क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने। और अब हम बात करते हैं अपने अंतिम आर्टिकल पे, उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर, और डीपीएसपी का भी हमारा अंतिम आर्टिकल बचा हुआ है तो उसकी हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए, और अंतिम आर्टिकल हमारा कौन सा है, तो अंतिम आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 51।
अनुच्छेद 51, ठीक है। अनुच्छेद 51 हमारा क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ठीक है। ये अनुच्छेद 51 में देखिए क्या कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, यानी अंतरराष्ट्रीय मतलब जो देशों के बीच जो है, कई देशों के बीच शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को बढ़ावा देना, यानी सभी देशों के बीच शांति हो और सुरक्षा भी हो, ये कहा गया है अनुच्छेद 51 में, ठीक है। और यहीं से देखिए हमारा क्या निकल के आता है अनुच्छेद 51 के तहत कि जो अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि करने में जो एक पॉइंट निकल के आता है, यहीं से एक पॉइंट निकल के आता है विदेश नीति। क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय शांति और जो सुरक्षा है ना, ये विदेश नीति पर आधारित होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ सकता है शॉर्ट प्रूफ में कि विदेश नीति के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के संबंध में चर्चा की गई है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है ये विदेश नीति के अंतर्गत आने वाला आपका पॉइंट है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये है हमारा अनुच्छेद 51 में। तो यहां से हमने देखिए डीपीएसपी के यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर हमने सभी आर्टिकलों पर चर्चा कर ली है। हमने देखा सबसे पहले कि डीपीएसपी को हमने कहां से लिया, तो हमने आयरलैंड से लिया है और इसको भारतीय संविधान के भाग 4 में जगह दी गई है। आर्टिकल इसके लिए 36 से 51 तक मौजूद थे और हमने 36 से लेके 51 तक के सभी आर्टिकलों को, एक एक आर्टिकल को हमने देखा है। और हमने डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा था, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो सबसे पहले हमने समाजवादी सिद्धांत देखा था, फिर हमने गांधीवादी सिद्धांत देखा था और अंत में आज हमने जो है देख लिया उदार बौद्धिक सिद्धांत हमने देख लिया। तो हमारा डीपीएसपी के आर्टिकल जो है यहां से पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। लेकिन कुछ और पॉइंट पर हमें चर्चा करनी है कि किन यानी निदेशक सिद्धांतों को जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है, तो उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आइए, जो नए निदेशक सिद्धांत जोड़े गए हैं उन आर्टिकलों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से जोड़े गए हैं और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है। चलिए, तो नए निदेशक तत्व, नए निदेशक तत्व, ठीक है। यानी नए निदेशक तत्व का मतलब कि जो बाद में भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमने जोड़े हैं। तो सबसे पहले जो हमारा संविधान संशोधन है वो है हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 1976 के तहत 4 नए निदेशक तत्व जोड़े, 4 नए निदेशक तत्व जोड़े गए थे, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यानी जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन वो 4 नए के डीपीएसपी थे जिनको जोड़ा गया है, ठीक है। पहला जो था हमारा कि यहां पर हम पहला देखेंगे कि पहला हमने क्या जोड़ा है। तो पहला हमने जोड़ा है बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, अवसरों को सुरक्षित करना, ये हमने नया निदेशक तत्व जोड़ा है। और किसके तहत जोड़ा था, तो अनुच्छेद 39 यानी अनुच्छेद 39 के तहत हमने क्या किया था कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये हमने जोड़ा था, ठीक है। ये हमने अनुच्छेद 39 में जोड़ा था। दूसरा हमने क्या जोड़ा था, तो दूसरा है कि समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और
गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। ये हमने दूसरा डीपीएसपी जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। और किस आर्टिकल में इसको शामिल किया था? तो अनुच्छेद 39A यानी अनुच्छेद 39A के तहत हमने क्या जोड़ा था कि समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये हमने जोड़ा था अनुच्छेद 39A में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया दूसरा जो हमने संशोधन करके जोड़ा था। तीसरा हम देखते हैं कि तीसरा हमने इसमें क्या जोड़ा था। तो तीसरा है हमारा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए, श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित उद्योगों के प्रबंधन में, यानी उद्योगों के जैसे मैनेजमेंट है उनमें क्या करना है हमके, श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। ठीक है, सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। याद रखिएगा यहां पर कि जैसे उद्योग है यानी कोई बिजनेस है तो उनके जो मैनेजमेंट है उन मैनेजमेंटों में श्रमिक भी क्या होंगे, भागीदारी लेंगे। और ये हमने किस आर्टिकल के तहत जोड़ा था? तो हमने जोड़ा था अनुच्छेद 43 का ए के तहत हमने क्या जोड़ा था कि उद्योगों के मैनेजमेंट में भी अब श्रमिक की भी क्या लेंगे, भागीदारी लेंगे। ये हमने जो है जोड़ा था। ठीक है, और अगला है हमने जो जोड़ा था इसमें चौथा नंबर हम देख लें। ठीक है, हमने क्या जोड़ा था चौथा नंबर 42वें संविधान संशोधन के तहत कि रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने, पर्यावरण की रक्षा और बेहतर बनाने के लिए वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए राज्य का कर्तव्य है। और ये हमने आर्टिकल किसमें जोड़ा था? तो अनुच्छेद 48A में हमने ये जोड़ा था कि पर्यावरण की रक्षा और बेहतर करने के लिए, साथ ही साथ वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए ये हमने जोड़ा था अनुच्छेद 48A में। तो याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो हमने 4 नए निदेशक तत्व जोड़े हैं उनमें से हमारा जो पहला है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39। दूसरा है कि समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये हमारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 39 के ए में। और तीसरा हमारा कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 43 का ए। और चौथा हमने जोड़ा है कि पर्यावरण की रक्षा और बेहतर बनाने के लिए वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए ये अनुच्छेद 48A। ये सभी चारों जो नए निदेशक तत्व हैं ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए थे। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने। तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे हमारे इस चैनल पर रीजनिंग की भी क्लास जो है शुरू हो गई है, तो रीजनिंग की क्लास भी आप वहां से रीजनिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत जल्दी जो है अन्य क्लासें भी आपकी शुरू होंगी। चलिए, तो ये हमने देखा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 4 नए निदेशक तत्व जोड़े गए थे। अगला हम देख लेते हैं कि एक हमारा संशोधन और किया गया है, 44वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
1978 यानी 1978 के तहत हमने एक और नया निदेशक तत्व इसमें जोड़ा था, और वो नया निदेशक तत्व हमारा क्या है, वो है कि वह राज्य जो है आय प्रतिष्ठान सुविधाओं के अवसरों में राज्य आय सुविधा तथा प्रतिष्ठा के अवसरों में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। ये हमारा जो है आर्टिकल नया निदेशक तत्व जो है जोड़ा गया है, और किसके तहत रखा गया है इसको, तो अनुच्छेद 38 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि राज्य जो है आय सुविधा तथा प्रतिष्ठा के अवसरों के जो असमानता है उसको क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, कि सभी को प्रतिष्ठा के लिए बराबर अवसर देगा, सुविधाएं भी सबको बराबर देगा, और आय के साधन जो होंगे वो भी सभी को जो है बराबर करने की कोशिश करेगा कि सभी को समान रूप से मिले। और किस आर्टिकल के तहत है, तो ये अनुच्छेद 38 के तहत ये एक और नया डीपीएसपी हमारा जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगले हम जो है संशोधन की बात करें तो अगला हमारा इसमें संशोधन है वो है हमारा 86वां। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आपका हुआ है, ये कब होता है, 2002 में होता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हमने क्या किया, यहां पर हमने जो है अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को हमने क्या किया, बदल दिया। ठीक है, जो अनुच्छेद 45 यानी हमने क्या किया, इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला, यानी अनुच्छेद 45 में जो दिया गया था उसकी विषय वस्तु को हमने बदला। हमने वहां पर अभी चर्चा की थी जब उदार बौद्धिक सिद्धांत हम देख रहे थे, तो मैंने आपको जो है अनुच्छेद 45 में बताया था कि पहले इसमें कुछ और लिखा था, अब वर्तमान में इसमें और कुछ लिखा गया है। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला, और एक हमने इसमें नया आर्टिकल जोड़ा, और वो हमारा कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 21A हमने जोड़ा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हमने क्या इसमें शामिल किया, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षा को अब क्या बना दिया गया, मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 21A के तहत हमारा क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और देखिए यानी यहां से कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी ये हमारा जो है अब मूल अधिकार में शामिल हो गया। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से याद रखिएगा कि सबसे पहले हमने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला। अनुच्छेद 45 में पहले लिखा था कि राज्य 0 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, तो उसको बदलकर हमने क्या कर दिया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, और जो 6 से 14 वर्ष तक के थे उसको हमने क्या किया, मूल अधिकार यानी जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यानी अनुच्छेद 21A जोड़ा, और इसको हमने किसके अंतर्गत जोड़ा, तो मूल अधिकार के अंतर्गत जोड़ दिया। हमने किसके अंतर्गत जोड़ा, मूल अधिकार के अंतर्गत हमने इसको जोड़ दिया, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार का मतलब है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये हमने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत डीपीएसपी में परिवर्तन किया था। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, और अंतिम है हमारा इसमें जो है एक और संशोधन बचता है, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा डीपीएसपी यहां से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए तो अंतिम पॉइंट की ओर चलते हैं। तो बच्चों देखिए, पढ़ते चलिएगा, रिवीजन भी करते चलिएगा साथ ही साथ, और नोट्स कंप्लीट जो है बनाइएगा। नोट्स बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी रिवीजन करने में। ठीक है, तो पढ़िएगा, और जो चीजें आपको ना समझ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए, और अंतिम हम संविधान संशोधन देख ले रहे हैं कि जो डीपीएसपी के अंतर्गत हुआ है वो हमारा कौन सा है, तो 97 यानी 97वां कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा कब होता है, ये होता है 2011 में। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत हमने क्या किया है, एक नया डीपीएसपी इसमें जोड़ा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, यहां पर क्या कहा गया है कि राज्य से यह अपेक्षा की जाती है, यानी राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि सहकारी समितियों के राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि सहकारी समितियों के गठन यानी राज्य से हम अपेक्षा करते हैं कि राज्य क्या करेगा, सहकारी समितियों के गठन, स्वायत्त शासन। ठीक है, यानी उनका शासन कैसा होना चाहिए, स्वयं का शासन होना चाहिए। लोकतांत्रिक निमंत्रण, ठीक है, लोकतंत्र के आधार पर उनको क्या किया जाए, निमंत्रण दिया जाए। साथ ही साथ क्या है हमारा, व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में है, तो ये अनुच्छेद 43 यानी 43 के बी में एक नया जो है डीपीएसपी हमारा जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य क्या करेगा कि सहकारी समितियों के गठन, स्वायत्त शासन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। और कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है इसके लिए, तो अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया है। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से ये आपका नया डीपीएसपी जोड़ा गया है। तो यहां से देखिए बच्चों, डीपीएसपी हमारा पूरी तरह से क्या होता है, खत्म होता है। हमने डीपीएसपी में कोई कमी नहीं छोड़ी है, पूरा एक एक पॉइंट हमने इसको पढ़ा है और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। और जो बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हो, तो पॉलिटी की यानी फाउंडेशन पॉलिटी की जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां जाइएगा, तो पुराने वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अगर डीपीएसपी को आप पहली क्लास से लेकर अब तक देखेंगे तो आपका पूरा डीपीएसपी कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम में इसको बैठ के देखें तो वहां से सवाल आपको जरूर मिलेंगे, तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो बाकायदे नोट्स बनाइएगा, पढ़ते चलिएगा, रिविजन करते चलिएगा, तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। तो मिलते हैं। तो डीपीएसपी हमारा यहाँ से समाप्त होता है, डीपीएसपी को हमने खत्म कर लिया। अब हमारी कल की क्लास जो होगी वो हमारी होगी मूल कर्तव्यों पर होगी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हमने खत्म कर लिए, कल हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी पढ़ेंगे। तो वो कल की क्लास में शुरू करते हैं। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।